आज एक लंबे समय के बाद मैं आपके लिए एक ईरानी फिल्म की कहानी लेकर वापस आया हूं। अब तक आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ईरानी फिल्में कितनी यथार्थवादी हो सकती हैं, लेकिन आज की कहानी के दो पहलू हैं। पहला, ये कहानी देखने वाले हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देगी। और दूसरा, इस कहानी का हर हिस्सा सच है, यानी पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलेगी या नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से आपको सतर्क करेगी। तो बिना ज़्यादा बात किए चलिए फिल्म की मुख्य कहानी में चलते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत एक टाइटल कार्ड से होती है जिसमें लिखा है कि पूरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। देर रात का समय है। एक लड़की शहर की सड़क पर चलते हुए अपने फ़ोन पर चैट कर रही है। दूसरी तरफ से कोई पूछता है, निगिन क्या तुम पहुंच गई? निगिन नाम की लड़की जवाब देती है, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। अचानक तेज संगीत बजाते हुए एक कार उसके बगल में आकर रुक जाती है। निगिन कार की खिड़की के पास जाती है। अंदर बैठा लड़का कहता है, तुम आखिरकार आ ही गई। निगिन पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो तुरंत आ गई। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, कार में बैठो। निगिन फिर पूछती है, तुम मुस्कुराए क्यों? और नाराज होने का नाटक करती है। लड़का कार से बाहर निकलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर निगिन मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है अब बेहतर है, और कार में बैठ जाती है। देर रात वे दोनों कार में बैठे बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। लड़के का नाम फरीद था। निगिन फरीद से पूछती है, तो तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? यूनिवर्सिटी? फरीद जवाब देता, नहीं यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, मैं हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। निगिन तिरस्कार से कहती है, तभी तुम मेरी बहुत सी बातें नहीं समझते। फरीद पूछता है, क्या यूनिवर्सिटी गए बिना कोई शिक्षित नहीं हो सकता? क्या उन्हें अशिक्षित ही कहना होगा? निगिन जवाब देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसीलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे। मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। वे चाहते हैं कि मैं एक अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढूं। दिन भर बस पढ़ाई, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। फरीद तब उसे बताता है, अगर तुम्हें पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता है तो तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो। इसमें क्या समस्या है? निगिन तिरस्कार पूर्ण हंसती और कहती है, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मेरा परिवार इतना अमीर नहीं है, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, सरकारी शिक्षा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मेरे माता पिता अब मुझ पर पढ़ाई के लिए कभी दबाव नहीं डाल पाएंगे। अब से मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीऊँगी। इस बीच फरीद अपने फ़ोन पर किसी से चैट करने में व्यस्त है। निगिन कहती है, तुम मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। फरीद जवाब देता है, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन तभी निगिन शीशे में देखती है कि एक कार ठीक उनके पीछे रुकी है। वो बहुत चिंतित हो जाती है। निगिन पूछती है, वे कौन है? फरीद जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें जानता हूँ। निगिन कहती, देर रात हो चुकी है, यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए, क्या हो रहा है? फरीद कहता है, तुम कार में बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। वो बाहर निकल जाता है, लेकिन निगिन बहुत डरी हुई है। उसका गला पूरी तरह से सूख गया है। फरीद पीछे वाली कार में किसी से बात कर रहा है। निगिन धीरे धीरे स्थिति को समझने लगती है। दूसरी कार में बैठा आदमी नकाब पहने हुए है। तभी निगिन कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत ही उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। चाय का कप उसके बगल में पड़ा रहता है। दृश्य बदलता है। कहानी एक दूसरे परिवार की ओर मुड़ जाती है। एक माँ अपने बच्चों को स्कूल लेकर जा रही है। बड़ी बेटी निधा अपनी माँ से कहती है, माँ कार यही पार्क करो, मेरे स्कूल के सामने मत आना। माँ जवाब देती है, मुझे गाड़ी चलाने दो। निधा जिद करती है। माँ फिर जोर से ब्रेक लगाती है और पूछती है, तुम चाहती क्या हो? निधा कहती है, आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हैं? माँ जवाब देती है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ सहज होने की कोशिश कर रही हूँ। निधा कहती है, मैं तभी सहज रहती हूँ जब आप मुझे अकेला छोड़ देती हैं। माँ कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हें कैद कर रखा है। निधा कहती है, ऐसा लगता नहीं है, मुझे इसका यकीन है। तभी निधा की छोटी बहन चिल्लाती है, प्लीज़ झगड़ा मत करो। निधा कार से उतरती है और स्कूल की ओर चलने लगती है, लेकिन उसकी माँ अभी तक गई नहीं है, इसलिए वो गुस्से में उसे जाने का इशारा करती है। स्कूल की घंटी बजती है। सब लोग असेंबली लाइन में खड़े हैं। हेड मिस्ट्रेस सबको संबोधित कर रही हैं। वो कहती हैं, पिछले साल हमारे स्कूल से निधा और रजिया मैथ ओलंपियाड के फाइनल में गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे जीत नहीं सकीं। कुछ ही दिनों में मैथ ओलंपियाड फिर से आयोजित किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें भाग लें। तभी लाइन के आखिर से एक लड़की हाथ उठाती है। इस लड़की का नाम है माशा। वो पूछती है, मैम क्या भाग लेना अनिवार्य है? टीचर जवाब देती है, नहीं, लेकिन इसके जरिए तुम अपने कौशल का परीक्षण कर सकती हो। अब इग्नर क्लास के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर तुम में से कोई भी इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आता है और गोल्ड मेडल जीतता है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, तुम्हें सीधा प्रवेश मिलेगा। और अब कुछ बुरी खबरें। तभी वो लड़की माशा फिर बोल पड़ती है, मैम क्या आप दिन के अंत में बुरी खबर नहीं दे सकती? माशा की सबसे अच्छी दोस्त मरियम जो उसके सामने खड़ी है वो भी कहती है, मैम प्लीज़ इसे स्कूल खत्म होने के बाद बताइएगा।
हेड मिस्ट्रेस थोड़ी नाराज हो जाती हैं। वो कहती हैं, तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। माशा सॉरी कहती है। हेड मिस्ट्रेस फिर कहना शुरू करती हैं, अगर तुम में से किसी ने इस परीक्षा में नकल करने की कोशिश की तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तभी माशा फिर पीछे से बोल पड़ती है, मैडम अगर हम पकड़े नहीं गए तो क्या होगा? टीचर अब परेशान हो रही हैं। वो कहती हैं, असेंबली के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। माशा अब डरकर टीचर से माफी मांगती है। दृश्य क्लासरूम में बदल जाता है। माशा और मरियम दोनों सबसे अच्छी दोस्त सबको धमका रही हैं। जब टीचर आएंगे तो तुम कहोगे कि तुमने आज अपना होमवर्क नहीं किया है और ये बहुत मुश्किल था। ये दोनों दोस्त एक तरह की गुंडी हैं। क्लास की दूसरी लड़कियां उनसे कुछ हद तक डरती हैं। वे पूछती हैं, क्या कोई अपना होमवर्क लाया है? रजिया हाथ उठाती है। दोनों दोस्त तब कहती हैं, इसे अपने बैग में ही रखो, टीचर को बताने की जरूरत नहीं है। वे दूसरे छात्रों को भी डरा रही हैं ताकि कोई उनकी बात के खिलाफ न जाए। इस बीच दरवाजे पर खड़ी उनकी दोस्त इशारा करती है कि टीचर आ रही हैं। सब जल्दी से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे ही टीचर अंदर आती हैं, सब उन्हें नमस्ते करते हैं। बोर्ड साफ करते हुए टीचर कहते हैं, अपना होमवर्क निकालो। तभी पीछे से सब एक साथ कहने लगते हैं, मैम होमवर्क बहुत मुश्किल था, प्लीज हमें 1 हफ्ता और दे दीजिए। सब चिल्ला रहे हैं। टीचर उन्हें शांत करती है। वो निदा से पूछती हैं, निदा क्या होमवर्क सच में मुश्किल था? निदा किसी से नहीं डरती। वो कहती है, नहीं मैम, होमवर्क बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और क्लास में कई लोगों ने होमवर्क किया है। थोड़ी दूर बैठी माशा उसे धीमी आवाज में धमकाती है, अब अपना मुंह बंद रखो। टीचर अब बहुत गुस्से में सबसे पूछती हैं, क्या सच में किसी ने होमवर्क नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो सब अपनी होमवर्क की नोटबुक निकालो। इस बार अपना डर तोड़कर रजिया सबसे पहले हाथ उठाती है। वो टीचर को बुलाती है और कहती है, मैम मैंने होमवर्क किया है। उसके बाद एक एक करके कई और लोग हाथ उठाते हैं। माशा को एहसास होता है कि वे पकड़ी गई हैं और टीचर भी समझ जाती हैं कि इसके पीछे कौन था। वो माशा और मरियम को संबोधित करती हैं, तो होमवर्क सिर्फ तुम दोनों के लिए मुश्किल था और ऐसा ही होना था। माशा और मरियम बहुत शर्मिंदा महसूस करती हैं। टीचर बोर्ड पर गणित का एक सवाल लिख रही थी। फिर वो कहती हैं, इसे कौन हल कर सकता है? रजिया और निदा दोनों हाथ उठाती हैं। टीचर निदा को बुलाती हैं। निदा बोर्ड पर सवाल हल कर रही थी। सब बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। सवाल हल हो जाता है। टीचर सबसे ताली बजाने को कहती हैं और फिर वो कहती हैं, इस सवाल में गलती है, क्या कोई इसे ठीक कर सकता है? रजिया हाथ उठाती है। टीचर उसे बुलाती है और रजिया आकर सवाल को दोबारा हल करने लगती है। टीचर कहती हैं, अब ये सही है। निदा भी कहती है, मैं समझ गई, मैंने एक माइनस साइन की गलती की थी। टीचर फिर से सबसे ताली बजाने को कहती हैं। क्लास के बाद लंच ब्रेक के दौरान निदा चुपचाप बैठी थी। तभी रजिया हाथ में 2 केक लेकर आती है, एक अपने लिए और एक निदा के लिए। निदा कहती है, मुझे भूख नहीं है। रजिया कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। निदा केक ले लेती है लेकिन विचारों में खोई रहती है। रजिया निदा से पूछती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? सब लोग गणित से इतना डरते हैं, तुम इसमें इतनी अच्छी कैसे हो? निदा कहती है, मैं भी गणित से डरती हूँ, लेकिन मेरे पास घर पर करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है और मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रजिया पूछती है, तो तुम्हें क्या पसंद है? निदा कहती है, सोना, काश मैं यहाँ एक तकिया लाकर सो सकती। रजिया हंसती है। निदा रजिया से कहती है, तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। रजिया तुरंत अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारकर निदा की कलाई पर पहना देती है। निदा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रजिया अगला दृश्य एक रेस्टोरेंट का है। तीनों बैठी बातें कर रही थी। माशा और मरियम अक्सर ऐसा करती हैं, लेकिन निदा आज अपनी आज़ादी का आनंद ले रही है। वे लगभग खाना खत्म कर चुके हैं। तभी माशा एक बोतल घुमाती है और कहती है, ट्रूथ और डेयर। निदा डेयर चुनती है। माशा सोचती है कि निदा को डेयर में क्या दिया जाए। चारों ओर देखने पर उनकी नज़र खिड़की के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। माशा कहती है, तुम्हें उसके सामने जो बैग दिख रहा है, तुम्हें उस बैग से उस औरत का बटुआ चुराना है। निदा कहती है, असंभव, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बगल में बैठी मरियम कहती है, मुझे पता था, मुझे तुम्हें ट्रूथ और डेयर की जगह ट्रूथ और फियर देना चाहिए था, तुम बहुत डरपोक हो। निदा कहती है, ऐसा नहीं है, ये सही काम नहीं है। तभी मरियम खड़ी होती है और कहती है, मैं समझ गई, तुमसे नहीं होगा, देखो मैं कैसे करती हूँ। निदा उसे रोकती है और कहती है, मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, मैं बटुआ वापस कर दूंगी। माशा और मरियम कहती हैं, ये तुम्हारी समस्या है, लेकिन इससे तुम और बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो।
तीनों रेस्टोरेंट से निकलती हैं और एक योजना बनाती हैं। माशा और मरियम थोड़ा आगे चलती हैं, निदा पीछे है। फिर तीनों एक गली में घुसती हैं। निदा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। माशा और मरियम दूर से देख रही थी। निदा जाकर उस महिला के बगल में बैठ जाती है। वो बहुत झिझक महसूस कर रही है, लेकिन उसे ये डर जीतना ही है। निदा बहुत सावधानी से महिला का बैग खोलती है और बहुत धीरे से वो बटुआ निकालकर दूर बैठी माशा और मरियम को दिखाती है। वे निदा की तारीफ करती हैं। दृश्य बदलता है। रात में निदा खिड़की के पास खड़ी थी। इस बीच उनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। मरियम और माशा कह रही हैं, कल फिजिक्स की परीक्षा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मरियम भी यही बात कहती है। तभी माशा कहती है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। निदा एक स्माइली इमोजी भेजती है और वो लिखती है, कल तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम अपनी कॉपी पर कुछ नहीं लिखोगी। यहाँ से दृश्य अगले दिन परीक्षा हॉल में चला जाता है। परीक्षा शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। निदा माशा और मरियम को इशारा करती है कि सब कुछ ठीक है। परीक्षा पत्र बांटने के बाद मैडम घोषणा करती हैं, आपका समय अब शुरू होता है, आपके पास 1 घंटा है। सब जवाब लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। सिर्फ माशा और मरियम चुपचाप समय बिता रही हैं। दूसरी ओर निदा बहुत सोच समझकर जवाब लिख रही है। वो बहुत चिंतित है। इस बीच समय बीत रहा था। लगभग 40 मिनट बीत गए थे। निदा मरियम को इशारा करती है। मैडम परीक्षा हॉल में घूम रही थी। तभी मरियम खड़ी होती है और कहती है, मैम, मैं अपनी कॉपी जमा करने जा रही हूँ। वो निदा के पास आती है और कॉपियां बदल लेती है और वो डेस्क पर जाकर अपना नाम लिखकर जमा कर देती है। मरियम मन ही मन बहुत खुश है। उसने इतनी अच्छी परीक्षा कभी नहीं दी थी। वो बाहर जाकर राहत की सांस लेती है। लेकिन माशा की परीक्षा अभी बाकी है। उसने अपनी कॉपी पर कुछ नहीं लिखा है और समय भी खत्म हो रहा है। निदा उसे कई बार इशारा करती है। माशा एक बार कोशिश करती है, लेकिन तभी मैडम चेतावनी देती हैं, अपनी अपनी कॉपियों पर ध्यान दो। माशा को समझ नहीं आ रहा कि वो टीचर को कैसे धोखा देगी। और तभी हम देखते हैं कि मरियम फिर से कमरे में आती है। वो मैडम से अनुरोध करने लगती है, मैम, मैं आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। निदा मुस्कुराती है। वो समझ जाती है कि ये मरियम की योजना है। माशा भी खुश है। वो तुरंत उठती है, कॉपियां बदलती है और जमा कर देती है। लेकिन हमें पता चलता है कि माशा ने अपना नाम नहीं लिखा। इस बीच मैडम घोषणा करती हैं कि सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। निदा तेजी से काम कर रही है। कुछ ही क्षणों में घंटी बज जाती है और निदा भी अपने आखिरी सवाल का जवाब देती है। निदा भी खुश है। दृश्य बदलता है। बाहर तीनों चिंतित हैं। वे योजना बना रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि माशा ने अपना नाम नहीं लिखा और निदा भी अपना नाम नहीं लिख सकी। निदा कहती है, हम इस तरह पकड़े जाएंगे। 2 कॉपियों पर बिल्कुल एक जैसे जवाब और दोनों कॉपियों पर नाम नहीं लिखा है। टीचर आसानी से समझ जाएंगी कि हमने नकल की है। सब कोई समाधान खोजने लगते हैं। इस बीच रजिया नाम की वो लड़की आती है। वो आकर निदा से पूछती है, तुम्हें आज अपनी परीक्षा खत्म करने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो हमेशा सबसे पहले अपनी कॉपी देती हो। आज मैंने देखा कि तुम आखिरी पल तक लिख रही थी। निदा कहती है, ओ कुछ नहीं, मैं जवाबों को सोच समझकर लिख रही थी। इस बीच माशा उसे कोहनी मारती है और कहती है, तुम निदा को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो? रजिया कहती है, बस ऐसे ही, मैं सोच रही थी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। रजिया उन्हें नमस्ते करके चली जाती है। इस बीच सबकी नज़र हेडमिस्ट्रेस पर पड़ती है। वो भी निदा और माशा को शक की नज़र से देख रही हैं और तभी निदा को हेडमिस्ट्रेस की सुबह कही गई बातें याद आती हैं। अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। दूसरी ओर उसे अपने माता पिता भी याद आते हैं। उन्होंने उस पर भरोसा किया और इतने सालों बाद उसे एक फ़ोन दिया। उन्होंने उसे आज़ाद रहने दिया। वो आज़ादी भी चली जाएगी। निदा तुरंत माशा और मरियम से कहती है, किसी भी तरह मुझे हेडमिस्ट्रेस के रूम में जाना होगा। माशा और मरियम कहती हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? निदा कहती है, तुम लोग मेरी मदद करोगी या नहीं, ये बताओ। माशा और मरियम कहती हैं, बेशक हम मदद करेंगे। कहना था कि काम शुरू हो गया। उनकी योजना शुरू होती है। निदा सीधे हेडमिस्ट्रेस के रूम की ओर जाती है। माशा और मरियम पहरे पर हैं। वे सीढ़ियों के दोनों ओर खड़ी हैं और नजर रख रही हैं। इस बीच निदा कैबिनेट में आज के परीक्षा पत्र खोज रही है। दूसरी ओर हेडमिस्ट्रेस ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई देती हैं। निदा को भी पेपर मिल जाते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माशा और मरियम को समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वे दोनों टीचर से पास भागती हैं और एक दूसरे के बारे में शिकायत करने लगती हैं। मैम, इसने मेरे पैसे ले लिए। टीचर को समझ नहीं आता कि शिकायत किस बारे में है। दोनों बस बकबक कर रही हैं। ये उनकी योजना है। अंदर निदा भी समझ जाती है। वो जाकर छिप जाती है। तभी एक और टीचर पीछे से हेडमिस्ट्रेस को बुलाती हैं। इस बीच जिस टीचर ने आज उनकी परीक्षा ली थी वे हेडमिस्ट्रेस के रूम में आती हैं। निदा मेज के नीचे छिपी हुई है। वो पेपर्स लेने आई है और साथ ही वो फोन पर बात कर रही है। इस टीचर ने 5 दिन की छुट्टी ली है। आज रात वो अपने पति के साथ बाहर जा रही है। निदा सब कुछ सुनती है और जब वो टीचर चली जाती है तो वो फिर से कैबिनेट के पास जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निदा के दिमाग में एक विचार आता है। वो टीचर की फाइल से उस टीचर का घर का पता निकाल लेती है।
यहाँ से दृश्य निदा के घर पर चला जाता है। सब एक साथ डिनर कर रहे थे, लेकिन निदा चैटिंग में व्यस्त थी। वो माशा और मरियम के साथ उस ग्रुप में बात कर रही है। वे आज के मामले को लेकर बहुत चिंतित हैं। वे कई चीजों के बारे में सोच रहे हैं और निदा की चैटिंग और उसकी गैर मौजूदगी को परिवार के बाकी सदस्य देख रहे हैं। पिता एक बार पूछते भी हैं, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? निदा अपने पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर माँ भी पूछती है। निदा चैटिंग करती रहती है, अपने माता पिता की बातों पर कोई ध्यान नहीं। इस बीच वो माशा और मरियम के साथ चर्चा कर रही है। उसे किसी भी तरह इस मुसीबत से बाहर निकलना है। निदा माशा और मरियम से कहती है, टीचर छुट्टी पर जा रही हैं, चलो आज रात उनके घर चलते हैं और अपने परीक्षा पत्र ठीक करते हैं। माशा और मरियम दोनों कहती हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? परीक्षा में फेल होना बेहतर है, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाना। निदा कहती है, डर रही हो? आपको याद होगा मरियम ने भी यही कहा था, लेकिन आज निदा के ताने का कोई असर नहीं होता। मरियम किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। इस बीच निदा के माता पिता दोनों समझ जाते हैं कि कुछ चल रहा है। पिता फिर से पूछते हैं। निदा गुस्सा हो जाती है। फिर पिता भी गुस्सा हो जाते हैं। तुम डिनर टेबल पर अपना फोन क्यों लाई हो? निदा कहती है, क्या सिर्फ मैं ही लाती हूँ? आप भी तो लाते हैं। आप 24 घंटे फोन पर रहते हैं। पिता और बेटी में बहस शुरू हो जाती है। माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। छोटी बहन भी डर के मारे उठना चाहती है। माँ उसे बिठाती हैं। इस बीच चैट में मरियम कहती है, निदा इस मामले को भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा। निदा बहुत दुखी हो जाती है। वो उठकर चली जाती है। परिवार के बाकी सदस्यों का भी मन बहुत खराब हो जाता है। वे भी एक एक करके चुपचाप उठ जाते हैं। निदा अपने कमरे में आकर सिर झुकाकर लेट जाती है। तभी उनके ग्रुप में एक मैसेज आता है। माशा निदा से कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारी समस्या समझ रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मरियम को कुछ मत बताना, मुझे पता दो। निदा का दिल भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ से माशा कहती है, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ, तुम उस घर के सामने मेरा इंतजार करना। इस बीच निदा की छोटी बहन होमवर्क करने के लिए निदा के पास आती है और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि निदा चुपचाप घर से निकल रही है। वो एक टैक्सी लेकर उस पते के अनुसार टीचर के घर के सामने आती है। चारों ओर घना अंधेरा है। वो चारों ओर देख रही है, लेकिन उसने अभी तक माशा को नहीं देखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक छायादार आकृति उसके पीछे से गुजरती है और जब निदा उस दिशा में देखती है तो एक नकाबमस्त आदमी उसके सामने खड़ा होता है। निदा डर जाती है। वो पीछे जाने की कोशिश करती है। तभी हम पीछे एक और व्यक्ति को चाकू के साथ देखते हैं। दृश्य 2 दिन बाद का है। निदा के स्कूल में एक पुलिस की गाड़ी आई है। एक टीचर आकर निदा की क्लास से माशा और मरियम को बुलाती है। ये महिला एक पुलिस अधिकारी है। वो माशा और मरियम से कुछ सवाल पूछने आई है। वो पूछती है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी करीबी दोस्त निदा स्कूल क्यों नहीं आ रही है? माशा कहती है, मैम मैंने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अधिकारियों ने सूचित करती है, तुम्हारी दोस्त 2 दिनों से लापता है। वो तुम्हारी करीबी दोस्त थी, तो क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो मुझे बताया जाना चाहिए? माशा सोचकर कहती है, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अधिकारी कहती है, ठीक है, तुम अपनी क्लास में जा सकती हो। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगी। और यहाँ से दृश्य एक घोड़े के अस्तबल में चला जाता है। कुछ लड़के बैठे बातें कर रहे थे और साथ ही वे एक फुटबॉल मैच देख रहे थे। इन लड़कों में वही लड़का भी है जिसे हमने फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में देखा था, फरीद। आपको अभी भी फरीद और निगिन के साथ हुई कहानी से कोई संबंध नहीं मिला होगा। धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ सब मूल रूप से जुआ खेल रहे थे। उन्होंने फुटबॉल मैच पर दाव लगाया था और वे जीत गए। इसके बाद ये लड़के खलील नाम के एक गैंगस्टर से मिलने आते हैं और इस लंबे चेहरे वाले लड़के का नाम नादिर है। वो खलील को समझा रहा है, मैंने अभी अभी एक फुटबॉल गेम में 1 मिलियन थॉमस जीते हैं। यहाँ जीतना बहुत आसान है और आमदनी बहुत आसान है। अगर आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते तो हम आपको 1 हफ्ते में 2 गुना करके लौटा देते और हमारा भी फायदा होता। गैंगस्टर खलील कहता है, ठीक है, मेरे ऑफिस में मिलो। वो इस इलाके का एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि नादिर पैसे लेने के लिए उस अस्तबल में गया है। वो 20 मिलियन थॉमस उधार लेता है। और अगले दृश्य में एक और मोड़। आपने इस लड़के को जरूर पहचाना होगा। निदा के स्कूल के बगल वाली दुकान का वही लड़का जहां सब अपने मोबाइल फ़ोन जमा करने आते हैं। इस लड़के का नाम हामिद है। वो नादिर का छोटा भाई है। वो बाहर से खाना लाता है, लेकिन हामिद बहुत दुखी है और दूसरी ओर नादिर जुए में व्यस्त है। फरीद नाम का वो लड़का नादिर से पूछता है, तुमने इस खेल पर कितना पैसा दांव पर लगाया है? नादिर शुरू में कुछ नहीं कहता। वो टाई ब्रेकर देख रहा था और हाँ कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो खेल हार जाता है। फरीद पूछता है, तुमने कितने पैसे हारे? नादिर कहता है, सब कुछ, 20 मिलियन थॉमस। फरीद बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, हम ये पैसा खलील को कैसे चुकाएंगे?
दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि खलील नादिर के पास अपने पैसे वापस लेने आया है। नादिर उसे समझा रहा है, वेबसाइट बंद हो गई है, मैंने मैच जीता था। लेकिन खलील इतने सारे बहाने सुनने को तैयार नहीं है। उसे अपना पैसा ब्याज सहित चाहिए। खलील समझ जाता है कि नादिर ने उसके साथ धोखा किया है। वो और उसके आदमी नादिर को बहुत मारते हैं और वे उसे 1 हफ्ते का समय देकर चले जाते हैं। घायल नादिर फरीद को फ़ोन करता है और पूछता है, क्या तुम्हारी उस लड़की से मिलने की तारीख तय हो गई है? आज रात मिलने की व्यवस्था करो। और यहाँ से फिल्म का दृश्य फिल्म के शुरुआती दृश्य पर चला जाता है। फरीद ने निगिन को ऑनलाइन प्रेमजाल में फंसाकर उस दिन लाया था। नादिर फरीद से पूछता है, क्या लड़की ने चाय पी? फरीद कहता है, हाँ, वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगी। वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं और जब निगिन भागने के लिए कार से बाहर निकलती है तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और यहाँ से दृश्य एक दूर दराज के इलाके के अस्तबल में चला जाता है। हम नादिर को देखते हैं। फरीद उसके पास आता है और उसे सूचित करता है कि निगिन के पिता ने पैसे जमा कर दिए हैं। अब मैं इसका क्या करूं? क्या मैं इसे सीधे खलील के खाते में जमा कर दूं? नादिर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। फरीद पूछता है, क्या करने जा रहे हो? क्या तुम उस पैसे से फिर से जुआ खेलोगे? नादिर कहता है, और क्या करने को है? अगर हम सारा पैसा खलील को दे देते हैं तो हमारे लिए क्या बचेगा? इससे बेहतर है पैसे को दोगुना कर लें। फरीद बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, एक दिन तुम इस जुए और लालच की वजह से मर जाओगे। फरीद वहां से चला जाता है। यहाँ से कहानी उस दुकान पर चली जाती है। माशा और मरियम अपने फ़ोन जमा करने जा रही हैं, इसलिए वो दुकान के सामने बैठकर फ़ोन को अनलॉक करती हैं, जिसे हामिद का बड़ा भाई नादिर सीसीटीवी कैमरे पर देख रहा था। माशा और मरियम अपने फ़ोन जमा करके चली जाती हैं और सबके जाने के बाद नादिर सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगता है। माशा ने दुकान के सामने बैठकर अपना फ़ोन अनलॉक किया था। वो उस पैटर्न को देखता है। पीछे से हामिद बार बार पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? तब नादिर कहता है, उस लड़की का फ़ोन कौन सा है? वो डेस्क की ओर जाता है। हामिद उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। नादिर फ़ोन निकालता है और उसे अनलॉक करता है। हामिद अपने बड़े भाई से बार बार कह रहा है, ये मेरा बिजनेस है, तुम ये नहीं कर सकते। तुम जुआ खेलते खेलते इतने पागल हो गए हो कि तुम अपनी सही गलत की समझ भूल रहे हो। नादिर अपने छोटे भाई को डांटकर चुप कराता है और फ़ोन अनलॉक करने के बाद वो माशा के व्हाट्सएप को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करने लगता है। वो सारा व्हाट्सएप डेटा अपने फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर लेता है। हामिद अपने बड़े भाई को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ से कहानी उस दूर दराज के इलाके के अस्तबल में चली जाती है। नादिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में चैट कर रहा है। नादिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में माशा बनकर चैट कर रहा है। छोटा भाई हामिद सबके लिए रात के खाने के रूप में रोटी लाया है, लेकिन वो बहुत दुखी है। वो एक रोटी लेकर बंदी निगिन के पास जाता है, जिसके हाथ पैर और मुंह सब बंधे हुए हैं। जब हामिद उसका मुंह खोलता है तो निगिन उससे अनुरोध करती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, घर पर मेरे माता पिता बहुत चिंतित हैं। दृश्य बदलता है। हामिद एक पहाड़ी रास्ते पर मनमौजी ढंग से चल रहा था। पीछे से एक कार आई। अंदर उसका बड़ा भाई नादिर था। वो हामिद को कार में बैठने के लिए कहता है। हामिद पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? नादिर डांटता है, तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? मैंने तुम्हें कार में बैठने के लिए कहा है तो बैठो। हामिद शुरू में मना करता है। बड़ा भाई उसे ज़बरदस्ती बिठाता है और यहाँ से दृश्य वहाँ चला जाता है जहाँ से निदा का अपहरण हुआ था। नादिर और हामिद पहले से ही कार में इंतजार कर रहे थे। निदा की टैक्सी उनके सामने रुकती है। जब निदा चारों ओर देख रही थी तो हामिद उसे देख लेता है और वो उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि आपको याद होगा हामिद निदा को देखकर शर्मा जाता था। वो उससे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। मूल रूप से हामिद उसे पसंद करता है। बड़ा भाई नादिर हामिद को एक चाकू देता है। हामिद उसे लेने से मना कर देता है। बड़ा भाई उसे ज़बरदस्ती करता रहता है और उसे नकाब पहनने के लिए भी कहता है। हामिद बहुत विरोध करता है। हमेशा की तरह कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ा भाई उसे सब कुछ ज़बरदस्ती कराता है और वो कार से बाहर निकल जाता है। हामिद कार में रो रहा है। इसी बीच नादिर निदा के सामने खड़ा था। जब वो पीछे मुड़ती है तो हामिद के हाथ में चाकू था। नादिर निदा के सिर पर पिस्तौल रखकर उसे कार में बिठाता है। निदा बहुत डरी हुई है और यहाँ से दृश्य बदलकर निदा के पिता के पास आ जाता है। वो अपनी बेटी को अस्पताल खोज रहे हैं। इतनी रात हो गई है और अभी तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। अगली सुबह निदा के पिता पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ निदा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जाती है। दूसरी ओर निदा की माँ अस्पताल में ड्यूटी पर थी, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। वो खालीपन से देख रही हैं। एक नर्स आकर उनसे पूछती है, मैम इस मरीज को कौन सी दवा दूं? निदा की माँ मनमौजी ढंग से देख रही हैं। जब नर्स उनसे फिर से पूछती है तो वो जवाब देती है, प्लीज़ आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। नर्स समझ जाती है।
निदा की माँ असल में बार बार अपनी बेटी की तस्वीर को जूम करके देख रही हैं। माएँ ऐसी ही होती हैं, उनका दिल अपनी संतान के लिए जल रहा है। यहाँ से कहानी उस बंद कमरे में चली जाती है जहाँ निगिन और निदा बंदी हैं। नादिर एक कुर्सी पर बैठकर अपने फ़ोन पर चैट कर रहा था। निगिन, जिसका मुंह बंधा हुआ है, वो बार बार उससे विनती कर रही है। वो अपना मुंह खोलने के लिए इशारा कर रही है। तब नादिर निगिन को सूचित करता है, तुम्हारे पिता ने पैसे जमा कर दिए हैं। निगिन की विनती तब और बढ़ जाती है। मजबूर होकर नादिर उठता है और उसका मुंह खोल देता है। निगिन अब बहुत विनती करती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, घर पर मेरी माँ बहुत चिंतित है। नादिर कहता है, जब तुम एक अजनबी से चैट करके प्रेम जाल में फंसकर घर से निकलती हो तो क्या तुम्हारी माँ का ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आता? और अब तुम्हें अपनी माँ के लिए बहुत चिंता है। तुम इस पीढ़ी की लड़कियां असल में स्वार्थी हो। तुम्हारी चिंता तुम्हारी माँ के लिए नहीं है, तुम अपने बारे में चिंतित हो। नादिर अपने आप में अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल कर रहा था और निदा इसे दूर से अच्छी तरह से देख रही है। और यहाँ से कहानी अगले दिन हामिद की दुकान पर चली जाती है। माशा आज अपना फ़ोन जमा करने आई है, लेकिन हामिद उसे सीधे सूचित कर देता है कि वो अब फ़ोन जमा नहीं लेता है। माशा पूछती है, क्यों? हामिद कहता है, दुकान के मालिक को पता चल गया। माशा कहती है, दुकान के मालिक को कैसे पता चलेगा? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? वैसे क्या तुमने देखा कि पुलिस हमारे स्कूल आई थी? हामिद कहता है, मैंने देखा, लेकिन उससे मेरा क्या? हामिद की बातों से माशा को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो उस दिन कुछ नहीं कहती। घर लौटने के बाद माशा इस मामले के बारे में बहुत सोचती है। वो अपने कमरे में लौटती है और व्हाट्सएप पर निदा को मैसेज भी करती है। दूसरी ओर नादिर निदा के साथ कहीं और जा रहा था। व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। नादिर कार रोकता है और वो निदा पर पासवर्ड के लिए चिल्लाता है। निदा डरी हुई है। जब नादिर उसे मजबूर करता है तो निदा उसे अपने फ़ोन का पासवर्ड बता देती है। नादिर सभी मैसेज डिलीट कर देता है। माशा को समझ नहीं आ रहा कि असल में क्या हो रहा है। वो निदा को ऑनलाइन देख सकती है। अगले ही पल वो निदा को फ़ोन भी करती है, लेकिन तब तक फ़ोन बंद कर दिया गया था। अगले दिन जब माशा क्लास में जाती है तो निदा की कुर्सी अभी भी खाली थी। वो मरियम से पूछती है, मैंने व्हाट्सएप पर निदा को ऑनलाइन देखा, क्या उसने तुम्हें कोई मैसेज भेजा? मरियम कहती है, नहीं। स्कूल के बाद निदा एक जगह बैठकर सब कुछ सोच रही थी। वो फिर से हामिद की दुकान पर जाती है और उससे फिर से पूछताछ शुरू कर देती है। वो हामिद से ये भी कहती है कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। तब हामिद उसे डलाता है। वो कहता है, मेरे पास तुम्हारी गैलरी की सभी निजी तस्वीरें हैं और कई अन्य संवेदनशील चीज़ें भी हैं। और ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप पर निदा से बात करने वाली आखिरी व्यक्ति तुम थी। अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा। माशा चिंतित हो जाती है। दृश्य बदलता है। रात में हम एक पुलिस कार का सायरन सुनते हैं। माशा बालकनी में खड़ी सोच रही थी। तभी उसकी माँ उसे बुलाने आती है। माशा कहती है, माँ, मैं अभी नहीं खाऊंगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। माशा की माँ कहती है, पुलिस आई है, वे तुमसे बात करना चाहते हैं। माशा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और यहाँ से कहानी थोड़ा पीछे जाती है। जिस दिन निदा घर से निकली थी, उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया था और उसकी छोटी बहन को ये भी पता था कि निदा असल में माशा से मिलने जा रही है। निदा ने अपनी बहन से मदद मांगी थी, अपनी माँ को 1 घंटे के लिए व्यस्त रखने के लिए, और वो अपना काम खत्म करके 1 घंटे के भीतर लौट आएगी। उस दिन उसकी बहन ने उसकी बात सुनी थी और निदा चुपचाप घर से निकल गई थी। इस बीच निदा के पिता अभी भी अपनी बेटी को खोज रहे हैं। वो मरियम के घर आए हैं ये देखने के लिए कि क्या कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन मरियम कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। इस बीच निदा के पिता के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज खोलते हैं। ये एक वीडियो है जो पिता को एक पल में चुप करा देता है और वो समझ जाते हैं कि निदा का अपहरण हो गया है। और इस समय एक पिता की क्या हालत हो सकती है, ये सिर्फ वही पिता जानता है। और ये एक पूरी तरह से सच्ची कहानी है जहाँ हर पल सच है। घर पर निदा की माँ और छोटी बहन अभी भी बहुत चिंतित हैं। पिता चुपचाप घर में घुसते हैं और एक कुर्सी पर बैठते हैं। निदा की माँ आकर उनके बगल में बैठती हैं। पिता बस अपना फ़ोन उन्हें दे देते हैं। निदा की माँ भी वीडियो देखती हैं। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। तभी छोटी बहन आकर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे कुछ कहना है, मुझे पता है कि निदा उस रात कहाँ गई थी। दृश्य माशा के घर के नीचे चला जाता है। वो पुलिस अधिकारी वहां आई है। वो माशा से कहती है, तुम्हें ज़रूर याद होगा, मैंने तुमसे निदा के बारे में पूछा था, मैं तुम्हारी स्कूल गई थी। माशा थोड़ा सिर हिलाती है। अधिकारी उसे सूचित करती है, अब मुझे तुमसे कई और बातों पर बात करनी है। अगला दृश्य माशा के घर के अंदर का है। पुलिस अधिकारी माशा से कुछ सवाल पूछ रही है, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? माशा रोते हुए कहती है,
मेरे माता पिता का बहुत पहले तलाक हो गया था, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। अधिकारी पूछती है, क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम्हारी दोस्त निदा कुछ दिनों से लापता है? माशा कहती है, नहीं। अधिकारी कहती है, निदा के लापता होने से पहले आखिरी बातचीत तुमसे हुई थी, लेकिन तुमने उस दिन सब कुछ छिपाया। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी दोस्त अब कितने खतरे में है? देखो, अब मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम जो कुछ भी जानती हो सब मुझे बताओ। दृश्य उस दुकान पर चला जाता है। पुलिस यहाँ हामिद के बारे में पूछताछ करने आई है। दुकान का मालिक तब वहीं था और वो कहता है कि हामिद रात की ड्यूटी नहीं करता। पुलिस उसका बायोडेटा लेती है। वो हामिद के घर का पता भी लेते हैं और अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक पूरी स्वैट टीम तैयारी करके निकल रही है। उन्होंने हर तरह की तैयारी कर ली है। वो हामिद को खोजने जा रहे हैं और सब कुछ पुलिस मुख्यालय से मॉनिटर किया जा रहा था। एक पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ को सूचित करता है, सर, हमें कुछ वीडियो मिले हैं। इससे कुछ दिन पहले निगिन नाम की एक लड़की लापता हो गई थी, उसके अपहर्ता वही हैं। और ये रिकॉर्डिंग निगिन के पिता ने की थी जब उनकी अपहर्ता से बातचीत हो रही थी। निगिन के पिता ने अपहर्ताओं को 50 मिलियन थॉमस दिए थे, लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं था। उन्होंने और 50 मिलियन थॉमस की मांग की। तब अपहर्ता और निगिन के पिता के बीच बहुत बहस हुई। निगिन के पिता कहते रहे, मैंने वो सब कुछ दिया है जो आपने मांगा था, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। अपहर्ता किसी भी तरह से सहमत नहीं होते। निगिन के पिता कहते हैं, अगर मैं और 50 मिलियन देता हूं तो क्या गारंटी है कि आप मेरी बेटी को छोड़ देंगे? वो बहुत विनती करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अपहर्ता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हम जानते हैं कि अपहर्ता नादिर है। वो उठता है और निगिन के सिर पर पिस्तौल रख देता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब तक ये वीडियो देख रहे थे। वो अपने स्टाफ से पूछते हैं कि इसकी रिपोर्ट कब की गई? स्टाफ कहता है, आज। अधिकारी पूछते हैं, पहले क्यों नहीं की गई? वो स्टाफ कहता है कि निगिन के माता पिता बहुत डरे हुए थे। पुलिस अधिकारी आह भरते हुए कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद स्टाफ पुलिस अधिकारी को समझाता है कि निगिन की स्थिति अब कहाँ हो सकती है। उसने कई चीजें पता लगाई हैं, हैक हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, अपहर्ताओं के फोन का लोकेशन, सब कुछ मिलाकर उन्होंने एक संभावित स्थान की पहचान की है। एक स्वैट टीम पहले ही वहां जा चुकी है। तब पुलिस अधिकारी कहते हैं, पता फर्जी भी हो सकता है और असली लोकेशन आसपास हो सकती है। और क्या तुमने जांच की कि इस शहर में कितने घोड़े के अस्तबल हैं? मुझे 1 घंटे के भीतर बताओ। ये कहकर पुलिस अधिकारी जल्दी से निकल जाते हैं। दूसरी ओर स्वैट टीम लोकेशन पर पहुंच गई है। वो बहुत चुपचाप और धीरे धीरे पूरे इलाके को घेर रहे हैं। आसपास के कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं, लेकिन स्वैट टीम चुपचाप आगे बढ़ रही है। लेकिन पुलिस गाड़ी की लाल बत्ती उसे जगा देती है। वो खिड़की से देखता है कि पूरा इलाका पुलिस से घिरा हुआ है। उसे समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो जल्दी से तैयार हो जाता है और खिड़की से भाग जाता है। इस बीच स्वैट टीम ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा है। वो एक पड़ोसी घर में आए हैं और हामिद का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हामिद के घुंघराले बालों के बारे में सुनकर वो आदमी उसे पहचान लेता है। वो हाथ से इशारा करके दिखाता है कि वो रात में वहीं सोता है। स्वैट टीम वहां जाती है, लेकिन तब तक हामिद भाग चुका था। इस बीच दृश्य स्थानीय पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वो पुलिस अधिकारी वहां आया है। निदा के पिता पहले से ही वहां खड़े थे। वे बार बार पूछ रहे हैं, क्या आपको मेरी बेटी की कोई खबर मिली? पुलिस कहती है, आप चिंता न करें, हमने अपराधियों की पहचान कर ली है, लेकिन हमें कुछ और समय चाहिए। प्लीज मेरे साथ अंदर आइए, आपको भी कुछ काम करना है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हामिद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। इस बीच पुलिस स्टेशन में अपहर्ताओं के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की व्यवस्था की गई है। निदा के पिता बात कर रहे हैं, लेकिन अपहर्ताओं को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि निदा के पिता पुलिस से घिरे हुए हैं। अपहर्ता यानी नादिर निदा के पिता को कई बार चेतावनी देता है, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो निदा का हश्र भी निगिन जैसा होगा। निदा के पिता कहते हैं, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। आपने 100 मिलियन थॉमस मांगे, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे यह आश्वासन देना होगा कि इस पैसे को देने के बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। नादिर गुस्सा हो जाता है, तुम मुझसे आश्वासन मांग रहे हो? मेरी बेटी तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम मुझे पैसा दोगे, बदले में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी। निदा के पिता कहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ आश्वासन चाहिए। क्या सबूत है कि कल तुम दुगना पैसा नहीं मांगोगे? नादिर कहता है, कोई सबूत नहीं है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। निदा के पिता कहते हैं, ठीक है, लेकिन निदा के पिता अभी भी अपनी बातों को घुमा रहे हैं। तब नादिर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, रखो अपने पैसे, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम ये खेल हारोगे। नादिर पिस्तौल लेकर निदा के पास जाता है। निदा के पिता बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन नादिर कुछ नहीं सुनेगा। वो निदा के माथे पर पिस्तौल रख देता है और तभी हामिद नादिर के सिर के पीछे एक भारी वस्तु से मारता है। नादिर तुरंत जमीन पर गिर जाता है। तब पास में खड़ा फरीद नादिर के बगल में बैठता है और हामिद से कहने लगता है, तुमने ये क्या किया?
उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लैपटॉप का कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी और तभी अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है। चारों ओर सन्नाटा। निदा के पिता बस भगवान का नाम लेकर चिल्लाते हैं। इस बीच पुलिस कंट्रोल रूम से स्वैट टीम को सूचित किया जाता है कि आपने कोई गोली की आवाज सुनी। स्वैट टीम कहती है, हमने सुनी, लेकिन साफ नहीं। तब कंट्रोल रूम लोकेशन देता है जहां संदिग्ध हो सकता है। दूसरी ओर बाहर फज्र की आजान शुरू हो गई है। निदा के पिता बेंच पर बेहोश बैठे हैं, उनकी आंखें भी नहीं झपक रही हैं। पुलिस अधिकारी अपनी नमाज अदा करता है, तभी उसके वॉकी टॉकी पर एक संदेश आता है, अपहर्ता पकड़े गए हैं। वो पुलिस अधिकारी खुशी खुशी जाकर निदा के पिता को सूचित करता है, अपहर्ता पकड़े गए हैं। लेकिन निदा के पिता की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पुलिस अधिकारी कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? पुलिस अधिकारी फोन आगे बढ़ा देते हैं और जो दृश्य दिखाई देता है वो ये है कि निदा लेटी हुई है और उसके चारों ओर खून ही खून है। और यहाँ से दृश्य उस ऑपरेशन पर चला जाता है कि वो कैसे किया गया था। स्वैट टीम ने उस घोड़े के अस्तबल को पूरी तरह से घेर लिया था। उन्होंने एक एक करके सबको गिरफ्तार कर लिया। कई खून से लथपथ थे और निगिन नाम की वो लड़की पहले ही मर चुकी थी, लेकिन वॉकी टॉकी पर बताया गया कि निदा अभी तक नहीं मिली है। लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी को कुछ मिलता है। वो बहुत कुछ समझ जाता है। कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, निदा के अपहरण की पूरी कहानी, उस अपहरण की शुरुआत से लेकर अंत तक। और वहां हम समझते हैं कि निदा ने अपने मुंह पर बंधी पट्टी को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली थी। आपको याद होगा, रजिया ने उसे एक ब्रेसलेट उपहार में दिया था। उसने उसका इस्तेमाल करके खुद को आज़ाद किया था। और जब वो लड़ाई चल रही थी तो हामिद उसे बचाने की कोशिश करता है और हामिद की गोली से बाकी तीनों घायल हो जाते हैं। इस बीच जैसे ही पुलिस गाड़ियों की कतार अंदर आ रही थी, हम वहां हामिद और निदा को देखते हैं। वो निदा के साथ छिपा हुआ है। आप जानते हैं, हामिद शुरू से ही निदा को पसंद करता है और हामिद ने एक और काम किया है। जो तस्वीर निदा के पिता के फोन पर भेजी गई थी, उसने निदा से जानबूझकर वो तस्वीर खिंचवाई थी ताकि दुनिया को लगे कि निदा मर गई है। और यहाँ से दृश्य अगली सुबह का है। निदा एक पुराने घर के फर्श पर पड़ी है और उसके बगल में हामिद चुपचाप बैठा है। निदा की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। वो चारों ओर देखती है और बगल में हामिद को देखती है। निदा चुपचाप उठकर बैठ जाती है। हामिद शांति से कहता है, ये मेरे पिता का घर है। मैं बहुत समय से यहाँ आना चाहता था। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, और तुम्हारे परिवार के लिए तुम अब मर चुकी हो। निदा कहती है, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ रही हूँ। हामिद टूटी हुई आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? निदा रोते हुए कहती है, अगर आपने मदद नहीं की होती तो मैं शायद अब जिंदा नहीं होती। धन्यवाद, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन क्या आप मेरे हाथ खोल देंगे? हामिद खुशी से निदा के हाथ खोल देता है और तभी निदा के हाथ के पास एक चाय की केतली थी। वो उससे हामिद के सिर पर मारती है। हामिद तुरंत फर्श पर गिर जाता है। निदा घर से बाहर भागती है, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद है। वो चारों ओर चाबी खोजती है। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे चाबी मिल जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से ठीक पहले हामिद उठ जाता है। वो दरवाजे के बगल में एक गोली चलाता है। निदा डर से कांप रही है और कहती है, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। हामिद कहता है, नहीं, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर मैं खुद को मार लूंगा। निदा विनती करती है, प्लीज मुझे आखिरी बार एक मौका दीजिए। तभी हामिद अपनी गर्दन पर एक हरी लेजर बीम देखता है और हम देखते हैं कि स्वॉट टीम ने जगह को घेर लिया है। एक पल में पुलिस घर में घुस जाती है। हामिद को पकड़ लिया जाता है। वो महिला पुलिस अधिकारी भी घर में घुसती है। वो निदा को सुरक्षित रूप से घर से बाहर लाती है। निदा को बाहर खड़ी गाड़ी में बिठाया जाता है। एक और पुलिस अधिकारी आकर वो ब्रेसलेट निदा को लौटाता है। निदा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दूसरी ओर हामिद को आंखों पर पट्टी बांधकर एक गाड़ी में बिठाया जा रहा है। दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। निदा 4 दिनों की कैद से आज़ाद होती है और अगली सुबह निदा अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आती है। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकलती है। इस बीच निदा के पिता फोन पर कह रहे हैं, मैंने कल एक दिन की छुट्टी ली है, मैं लड़कियों को बाहर ले जा रहा हूँ। अब से हफ्ते में कम से कम एक दिन मेरी बेटियों के लिए होगा। दूसरी ओर निदा की छोटी बहन स्कूल के लिए निकली है। वो खुशी से आकर अपनी माँ के बगल में बैठती है और निदा लगभग 1 हफ्ते के बाद स्कूल के गेट से अंदर घुसी। वो विस्मय से चारों ओर देख रही है। दूर से रजिया उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है और आकर उसे गले लगा लेती है। और इसी दृश्य के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। मुझे नहीं पता कि आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी। मुझे ये बहुत प्रेरणादायक लगी। फिल्म वर्तमान समय के लिए बहुत ही सटीक है और क्यों न हो,
ये घटना बहुत पहले नहीं हुई थी। वे अपहरणकर्ता अभी भी जेल में है और निदा अभी भी पढ़ रही है। इस फिल्म ने हमें कई संदेश दिए हैं, माता पिता और बच्चों दोनों के लिए। देखिए, जब हम बच्चे 10, 12, 15 साल के हो जाते हैं तो हम खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने दुनिया की सभी सच्चाइयों को समझ लिया है। हमारे माता पिता की बातें हमें कड़वी लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे निदा को लगती थी। ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हम पर हावी हो रहे हैं, हमें कैद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, हमारे माता पिता हमारी उम्र से गुजर चुके हैं। वे जानते हैं कि हम इस उम्र में क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है। और दूसरी बात, हर माता पिता को अपने बच्चे को समय देना चाहिए। बच्चे के साथ जितना ज्यादा दोस्ताना रिश्ता बनाया जा सकता है, उतनी ही दूरी कम होती है। और आखिरी बात यह है कि दोस्त चुनना बहुत जरूरी है। निदा की स्थिति के लिए उसके दोस्त काफी हद तक जिम्मेदार थे। निदा आज़ादी का आनंद लेने गई थी और आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या था। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा, देखिए, आपके परिवार से बढ़कर आपका कोई नहीं होगा। आपके दोस्त शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए मनोरंजन करने आए हों। वे आपको मज़ा देते हैं, इसलिए शायद आपको उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लेकिन सच ये है कि आपकी ज़िंदगी के सभी मुश्किल पलों में आप सिर्फ अपने परिवार को ही अपने साथ पाएंगे, और शायद 1-2 अच्छे दोस्तों को। लेकिन खतरे के समय में आप अपने ज़्यादातर दोस्तों को नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम उनके लिए अपने परिवार से झगड़ा ना करें, ये मेरा अनुरोध है। तो सब लोग अपना ख्याल रखें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये सच में पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए विदा।